ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते संजनानामुपासते। सभी को नमस्कार। मैं प्रार्थना दुबे योग प्रभा से आज आपके लिए लेकर आई हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 2025। हमारे साथ जुड़े हैं योग आचार्य दीपक जी, नमस्ते, और योग आचार्य विवेक जी। नमस्ते। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगी, जो शुरुआत में एक प्रेयर हुई है, प्रार्थना हुई है, विवेक जी आप क्या हमारे साधकों को बताएंगे कि ये प्रेयर आपने क्यों चुनी और इस प्रेयर का क्या अर्थ है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यही प्रेयर आपने शुरुआत में गाई है और जो कि बहुत ही अच्छी शांति प्रिय भी लगी मुझे। कृपया इसके बारे में थोड़ा सा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी आपका और दर्शकों का। इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। अवश्य। सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रेयर की बहुत खास बात ये है कि योगा का जो प्रोटोकॉल है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल में बहुत सारी आसन हैं, प्राणायाम हैं, क्रियाएं हैं। तो जो शुरुआत हम ओपन करते हैं, तो ओपनिंग जो होती है क्लास की, इसी माध्यम से होती है। एक हॉलिस्टिक इसका मतलब है। हॉलिस्टिक मीन्स वर्ल्ड वाइड को हम लेके चलते हैं, क्योंकि योगा प्रोटोकॉल केवल इंडिया ही नहीं, हमारे पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो इसका एक सेंस है, मतलब है संगच्छध्वं। इसका मतलब है गच्छ, चलना संस्कृत में। संवदध्वं, वदना मीन्स बोलना। तो संग साथ में, यानी एक साथ हम चलें, एक साथ बोलें। और संवदध्वं, संवो मना जानता, सबका मन एक साथ मिलकर काम करे। जो हमारे देवी देवताओं ने किया, हमारे आराध्यों ने किया, तब पूरी सृष्टि की रचना कर पाए। तो ऐसा काम करके वो अपनी श्रेष्ठतम कृति कर पाए, हमारी सृष्टि का निर्माण कर पाए। तो ऐसे परम आराध्य को, परम देवी देवताओं को हमारा प्रणाम, हम उनकी वंदना करते हैं। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको चुना गया है। जैसे जनरली हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, अस्तुमा सद्गमय ज्योतिर्मय मैगमय अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ऐसी ओपनिंग हम करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड को हमने एक ओपन आइज में लिया है और इस वर्ल्ड को एक समुच्चय में बांध के रखा है कि हम योग, बताया जाता है कि योग जो किसी का नेचुरली लोग मानते हैं कि किसी रिलीजन से लेना देना, बल्कि ऐसा है नहीं, एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। इसलिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस प्रेयर को माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने इस प्रेयर का अर्थ हमें बहुत अच्छे से समझाया। ये मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस प्रेयर को बोला जाता है और इस तरह शुरुआत की जाती है, जिसका अर्थ आपने हमें दर्शकों को बहुत अच्छे से अवगत कराया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 इस साल की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हमारे साथ उपस्थित हैं योगाचार्य दीपक जी, जो कि ध्यान एक्सपर्ट हैं। नमस्ते। नमस्ते दीपक जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, जैसा कि आज भी पूरे साल में एक दिन योग दिवस मनाया जा रहा है, सभी लोग योग दिवस के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और योग कर रहे हैं। लेकिन योग से सभी लोगों का समझना है कि हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और तो यह योग हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप 15 साल से ध्यान भी कर रहे हैं, योगासन भी कर रहे हैं, तो आप मुझे और हमारे साधकों को बताइए कि योग को किस तरह से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और उसकी साधना की जा सकती है। आप थोड़ा बताने का प्रयास करें। देखिए, योग शब्द है, योग का मैं आपको शॉर्ट में मीनिंग बताता हूँ। योग मतलब होता है जोड़ना या जुड़ना।
तो सबसे पहले योग हमें सिखाते हैं कि आपको अपने आप से जुड़ना है। अपने आप से मतलब आपको अपने मन से, अपने शरीर से, अपनी श्वास से एक एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है। शरीर पे ध्यान देना है, मन पे ध्यान देना है, विचारों पे ध्यान देना है, अपनी श्वास पे ध्यान देना है। तो योग हमें अपने शरीर से, अपने मन से और अपने से जुड़ना सिखाता है। ठीक है। लेकिन दीपक जी, जी जैसा कि मैं देखती हूँ लोग शरीर पर बहुत ध्यान देते हैं। प्रॉपर हम तैयार होते हैं, प्रॉपर हम मिरर भी देखते हैं, प्रॉपर हम खान पान का भी ध्यान रखते हैं, यानी कि बहुत अच्छा हम खाते हैं, औरतें पहनते हैं, सबसे बात करते हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ सभी लोग अपने शरीर से तो बहुत अच्छा प्यार करते हैं। तो अपने आप पर ध्यान देने का अर्थ मैं नहीं समझ पा वो रही क्या हूँ। रहे हैं, लोग अपने शरीर पे ध्यान तो दे रहे हैं पर वो अपने शरीर को बाहर से संवारने पे ध्यान दे रहे हैं। योग हमें ये सिखाता है कि आपको इंटरनली अपने पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाना। मतलब आपका शरीर जो दिखाई दे रहा है केवल आपको वही शरीर नहीं है। हमारे शरीर में 72 नाड़ियाँ होती हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे, सर मैं सही बोलूँ ना, जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप वास्तव में स्वस्थ नहीं हो पाओगे। तो योग हमें ये सिखाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे आज हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने एक दिन फोटो खिंचवा लिए, वीडियो बना लिए, योगा के ड्रेसेस पहन लिए तो योगा डे मान गए। नहीं, योगा को आपको दिनचर्या बनाना है, इसको आपके लाइफस्टाइल में उतारना है। जब आप इसको निरंतर करेंगे ना तब आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लाभ होंगे। तो योग में पूरा एक पैक है। जैसे भगवान ने गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता में योग ही तो सिखाया उसको कि पहले तुम खुद को जानो, फिर तुम प्रकृति को जानो, फिर तुम परमात्मा को जानो, तब तुम मोक्ष या समाधि तक पहुंच पाओगे। तो आज विश्व में योग की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने सब कुछ करके देख लिया। हम भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न हो चुके हैं। ठीक है, सभी भौतिक रूप से संपन्न हो चुके हैं और एलोपैथी में हम जा चुके हैं, होम्योपैथी हम जा चुके हैं, पर हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ना तो हम मेंटली स्वस्थ हो पा रहे हैं और ना ही फिजिकली स्वस्थ हो पा रहे हैं। और योग हमारा बहुत प्राचीन ग्रंथ है जो सदियों से चला आ रहा है। पर हुआ ये कि जो हमारे अभी नए पीएम बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो यूएन में गए थे। जब वो फर्स्ट टाइम यूएन गए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ स्पीच दिया था, लेक्चर दिया था। तो जब भारत की बात हो रही है तो योग की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने थोड़ा सा योग के बारे में भी वहाँ पे सभी को एक्सप्लेन करा। तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उनको बहुत अच्छा लगा कि योग तो इतनी बड़ी चीज़ है और योग किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये तो सार्वभौमिक है, सबके लिए है। तो यूएन के जो सदस्य देश थे उन्होंने डिसाइड करा कि 21 जून बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है और जून से ही वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। तो इसलिए 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया गया था। और जब से मनाया जा रहा है तो सारे विश्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं यही कहना है कि योग हमें निरंतर करना है और डेली रूटीन में करना है, तब आपको उसके प्रॉपर फायदे होंगे। जैसा कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल को सुधारता है योग, लेकिन लाइफस्टाइल में योग को ऐड करने का अर्थ क्या ये है कि हमें दिन भर योग करते रहना चाहिए? नहीं, योग का मतलब ये नहीं कि हमें सुबह से शाम तक योग करना है। लाइफस्टाइल मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही योग को दिन भर में मान लीजिए आपके पास 24 घंटे, आप सोने में निकाल दिया आपने 6 घंटे, अपने वर्किंग में निकाल दिए 8 घंटे, तो 24 घंटे में से लगभग आपके पास 45 या 1 आवर देना है आपको, जब आपको लगे। ऐसे नहीं कि आपको मॉर्निंग में योग करना है या आपको इवनिंग में योग करना है। आप जब कंफर्टेबल रहे, जब आपके पास टाइम फ्री हो, तब आप कोई भी 1 घंटा अपने आप को दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि योगा आसन करने से पहले आपका शरीर खाली रहे, मतलब 3 घंटे पहले आप आहार या विहार जो भी ले सकते हैं। अच्छा, तो यदि हम 45 मिनट या 1 घंटा योग रोजाना करते हैं तो वो लाइफस्टाइल को बेहतर बनाता है, हमारे विचारों को में भी शुद्धि लाता है। क्या अगर मैं रोज योग करती हूँ, मैं विवेक जी से पूछना चाहती हूँ, क्या मैं अगर रोज योग करती हूँ और 1 घंटा रोज देती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर वही 1 घंटा मैं काम में लगा दूँ तो बेहतर है, या फिर अगर 1 घंटा मैं योग करती हूँ तो क्या मुझे उसका फायदा मेरे काम में मिलेगा, या मैं काम को बेहतर बना पाऊंगी या लाइफस्टाइल बेहतर बना पाऊंगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि लोग काम को और योग को अलग अलग जानते हैं। हाँ बिल्कुल। जबकि हमारी गीता में कहा गया है कि योगा कर्मसु कौशलम। बिल्कुल। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, आइदर यू आर फ्रॉम IT सेक्टर, यू आर फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्क, कुछ आप इवन चटाई भी बुन रहे हैं ना,
अगर आप छोटा फोटो भी खींच रहे हैं या कैमरामैन हमारा बहुत लगन से काम कर रहा है, कुछ भी काम कर रहे हैं उसको मनोयोग से आप कर लीजिए। झाड़ू भी लगा रहे हैं तो एक तिनके का आपको अगर ध्यान हो जाए तो आपका योग ही कहलाएगा। अब डेफिनेटली जिस काम में आपका बहुत मनोयोग से काम हो जाएगा वो काम बहुत परफेक्ट बन जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड योगा कर्मसु कौशलम, जो कुशलता की जो प्राप्ति है, स्किलनेस, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्किलनेस। आपको अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से परिचय हो जाए, क्योंकि जनरली कहा जाता है खुद से खुद का परिचय। सर ने बोला था ना कि खुद को जानो, खुद को जानो। और एक दूसरा एस्पेक्ट है, हमारे साथ बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे योग को मनाना है पर फोटो खिंचाना है। तो सर की बात बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगी कि फोटो खिंचाने के लिए योग करना है कि योग करने के लिए फोटो खिंचाना है। क्या बोलते हैं इस विषय में? फोटो खिंचाने के लिए हमें योग नहीं करना है, योग करना है अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। लोगों को नहीं दिखाना है, आपको पता होना चाहिए कि आप फिजिकली मेंटली फिट हैं या ना है। फिर उसके बाद यदि आपकी पिक्चर ली जाती है या आपको मीडिया में दिखाया जाता है तो वो अच्छा है, पर सिर्फ फोटो के लिए सामने आके मैंने योगा कर लिया तो वो। मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों ना आपके अंदर अपना विजुअलाइजेशन इतना तीव्र करें, इतनी अच्छी आपकी इमेज हो कि आपको सारी तस्वीरें बिल्कुल जीवंत हो जाएं, तो किसी फोटो लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही योगा कर्मसु कौशलम की डेफिनेशन देता है। तो मैं यहाँ पे मतलब ये जो टॉपिक क्लियर हो रहा है, इसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि इमेज का अर्थ होता है छवि। इमेज क्यों ली जाती है? क्योंकि हम उस मेमोरी को भूलने वाले होते हैं, और यदि उसी मेमोरी को हमें बढ़ाना है तो वो हमें योग के माध्यम से हम उस छवि को हमेशा अपने ब्रेन में, अपने दिल में जिंदा रख सकते हैं योग के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी, क्या योग एक ऊर्जा को सेव करने का कार्य करता है? जैसे कि मैंने सुना है कि योग करने से हमारी लाइफ कुछ बढ़ जाती है, तो लाइक योग हमारा बैटरी बैकअप का काम कर सकता है? डेफिनेटली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि प्लीज अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं आप जी आप बताएं। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, फ्लैशबैक करते हैं, जब हमारे पास कुछ संसाधन नहीं था पर इस वर्ल्ड में मौजूद तो था। आदि मानव थे हम लोग, हमारे पूर्वज आदि मानव थे। हंसने की बात है, हाँ चिंगारी तो मौजूद थी ना, पर पत्थर में थी। चिंगारी को जलाया, उसके बाद फिर हमने आग से खाना बनाना शुरू किया, फिर सूर्य को समझा, और फिर शीशा दर्पण बना, उसको फिर केंद्रित करके हमने लेंस बनाए, लेंस से सोलर कुकर बने, और इवन हम इतने मॉडर्न हो गए कि अब जो बैटरीज में ऊर्जा को स्टोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोच तो हमारा सन है, जिससे हमें ऊष्मा का पता चलता है, एनर्जी का पता चलता है। तो उस ऊष्मा को हम अपने अंदर संजोते हैं, और वह ऊष्मा जितनी आपकी एनर्जी, जितनी क्वांटिटी के साथ आप उसको खर्च करेंगे उतनी ही क्वालिटेटिव बनेंगे। हम क्यों ना एक एटम बम की एनर्जी को हम स्टोर करके रखते हैं, बस बट वही हमारी एटॉमिक एनर्जी को हम धीरे धीरे करते हैं इंडस्ट्री में पावर हाउस का काम करती है जी। तो ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं। हमारी बॉडी में 3 तरीके से बॉडी होती है, एक स्थूल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी, एक कारण बॉडी। तो स्थूल में जो हमारा ये मांस, हड्डी, ये सब बोन आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये हमें केवल उस एनर्जी को फोकस करता है जहाँ हम कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा मूव कर दिया, तो फिजिकली तो हमने इसको कर दिया, लेकिन विचार कहाँ से डेवलप हुआ? हमारे सूक्ष्म वाले माइंड से। अब इसको स्पर्श करने के बाद हमारे अंदर जो भावना इसके प्रति जागी, तो हमारे कारण शरीर का पार्ट हो गया। तो जो एनर्जी चक्र हमारे अंदर चलते रहते हैं, सहस्त्रार चक्र से हमारी ऊर्जा निकलती है, मूलाधार में हमारी बनती है, तो मूलाधार से स्वादिष्ठान, अनाहत और विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार से चलती जाती है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जितनी आप एक्टिव होंगे, जैसे जनरली हम लोग मेडिकल साइंस की भाषा में कहें कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड होती है, फाइट एंड फ्लाइट वाली बात है, हमारा हार्ट होता है, थाइमस ग्लैंड होती है, हमारा कंठ वाला जो एक एरिया होता है वहाँ विशुद्धि चक्र होता है, जहाँ जनरली थायराइड ग्लैंड होती है, फिर पीनियल ग्लैंड और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं। तो ये स्टोर है एनर्जी का, हर तरीके से एनर्जी होती है। तो ये जब भी बोलते हैं कि थायराइड के लिए थायराइड हो गया डिस्प्ले, तो
क्या बॉडी कैसे बल्कि होने लगती है और आकार बढ़ जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का जो संचालन है प्रॉपर नहीं हो रहा। हमारे 72,000 नाड़ियाँ हैं, स्नायु हैं, और ये हमारी जो गर्दन है ना, जी विशुद्धि क्यों बोलते हैं? अगर गर्दन के ऊपर से कुछ टॉक्सिक चीज़ें निकलती हैं तो हमारी बॉडी में नीचे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और वही चीज़ हमारी बहुत वॉश होके आती है, उसके कसाइक्लस दूर हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से थॉट्स डेवलप होते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी जितनी अच्छी होगी हमारे अंदर थॉट भी उतने बहुत अच्छे आएंगे। तो एनर्जी का एक पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। सर, जिस मैं तरह- एक बार आप दोनों को रोकना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि हम पहले आदि मानव थे और धीरे धीरे हमने साधनों का आविष्कार करा और हम आज तक यहाँ पहुँचे। तो मेरे कहने का मतलब आपसे भी, आप भी एक बहुत अच्छी योगाचार एक्सपर्ट हैं, तो आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेडिकल साइंस में जो हमारा भौतिक विज्ञान, मेडिकल साइंस, उसने इतनी उन्नति करी है, ठीक है, बहुत सारे साधन बनाए हैं, आज हम बहुत सारी बीमारियों का ऑपरेशन कर सब कुछ कर सकते हैं, इतनी सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं। तो हमने साधनों मतलब हमने इतनी उन्नति तो करी है, फिर भी मेडिकल साइंस फेल क्यों हो रहा है? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मेडिकल साइंस के पास किसी भी बीमारी का परमानेंट इलाज तो है नहीं। मान लीजिए आपको सिर दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा टेम्परेरी आपको, तो फिर कि तो मॉडर्न जमाने में या मॉडर्न साइंस के पास हमारे शरीर का प्रॉपर इलाज नहीं है, तो क्या हम योग में हमारे शरीर का प्रॉपर इलाज है? और मॉडर्न साइंस हमें ना तो चक्रों की बात करता है और ना ही नाड़ियों की बात करता है, वो सिर्फ आपके भौतिक शरीर की बात करता है। तो मैं आप दोनों से ये थोड़ा जानना चाहूँगा कि कैसे आज के समय में हमारा जो योग है वो मेडिकल साइंस को भी पीछे कर सकता है, या हमारे योग में, और या जब योग की बात आती है आयुर्वेद की भी बात आती है, तो क्या योग और आयुर्वेद में किसी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन है? ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। तो अब सवाल मुझ पर ही आ गया है, तो इसका जवाब मैं जी। देना चाहूँगी। जैसा कि इन्होंने मेडिकल साइंस का आपने बताया, ये सही है कि मेडिकल साइंस में यदि सिर दुख रहा है, किसी को हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें इसमें सिर दर्द की दवाई दी जाती है और वो कहीं ना कहीं सिर दर्द को ख़त्म कर देता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि सिर दर्द खत्म नहीं होता है, वो सेंसेशन खत्म होता है, यानी कि जो महसूस हम करते हैं दर्द, तो वो दर्द महसूस करने की जो स्नायु है वो अच्छा। लाइन खत्म हो जाती है, यानी कि वो लाइन शिथिल हो जाती है ताकि हमें महसूस ना हो, और एक समय के बाद वो सिर दर्द यूं भी खत्म होना ही है। तो वो जब तक वो दवाई उस सेंसेशन को बेहोश कर देती है ताकि आपको महसूस ना हो कि आपको सिर दर्द है। अच्छा, मतलब आपके लेकिन- कहने का मतलब कि मेडिसिन इलाज नहीं कर रही रोग का, सिर्फ वो Exactly. उसको वो उसको शून्य शिथिल कर रही है, बेहोश कर शून्य रही कर है। रही है। लेकिन उसमें ये चीज आ रही है कि ये तो जो मेडिसिन काम कर रही है ये उस ही वक्त के लिए कर रही है, लेकिन मेडिसिन कारण पे काम नहीं कर रही है। हाँ। किस कारण से हुआ सिर दर्द, किस कारण पे हुआ, इस पे कोई नहीं गया। यानी कि सिर दर्द एक बार हुआ है, बाद में भी होगा और बाद में भी होगा। तो योग इस कारण पे काम करता है, यानी कि आप योग में आइए, योग करिए। कारण यदि आप योग करते हैं तो 30+ बीमारियां, अनकही चीज़ें जो आपके शरीर में है वो स्वतः ही चली जाती है। यानी कि अगर मैं कहूँ दीपक जी आप सॉरी दीपक जी मुझे बोलना पड़ रहा है हाँ, कि मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, नहीं आता है, हाँ। लेकिन मान लीजिए आपको मान बहुत लीजिए। गुस्सा आता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि दीपक जी गुस्सा मत कीजिए, ये अच्छा नहीं होता है। तो मेरे बोलने से आपको इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि आप योग करेंगे, मैं सिर्फ आपसे कहूँगी दीपक जी आप योग ज्वाइन कीजिए, बस मुझे इनको फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद इनका गुस्सा जो है वो ऑटोमेटिक शांत होने लग जाएगा। यानी कि हम लोग योग में हमें किसी को सही चीज़ें समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ आइए, आगे योग पे छोड़ दीजिए। सर ने बहुत अच्छी बात करी थी कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। सर मेडिकल साइंस तो ना तो नाड़ियों को मानता है और ना ही हमारे चक्रों को मानता है। तो क्या जो नाड़ियाँ होती हैं, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि रोग हमारे भौतिक शरीर में जो रोग की शुरुआत होती है, तो क्या वो डायरेक्ट आपके इसी भौतिक शरीर में होती है या उसका नाड़ियों से या चक्रों से कोई संबंध है?
ये थोड़ा देखिए, जहाँ तक मेडिकल साइंस की बात है तो अभी हम लोग इतने बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं। जी। चरक संहिता, हाँ धन्वंतरी के माध्यम से हम लोग थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में जान पाते हैं। हिप्पोक्रेटिस ने मेडिकल साइंस को एक अच्छी दिशा दी है। तो मेडिकल अभी जो हमें ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि हम एकदम से मेडिकल साइंस को नेगलेक्ट कर दें या योग को बहुत आगे बता दें, क्योंकि अभी जो दौर है वो रिसर्च का दौर है। जी जी। तो रिसर्च में जितना हमें मेडिकल साइंस के माध्यम से जानना बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि अगर कुछ बोन हमारी फ्रैक्चर हो गई, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेडिकल साइंस के थ्रू ही जान सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायग्नोस इज पार्ट ऑफ रिसर्च। तो मेडिकल साइंस को लेकर योग को भी उन चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि कोई न्यूरोलॉजिस्ट थे, साइंटिफिक स्टडी पे, कुछ साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने भ्रामरी, एक हमारी प्राणायाम की गतिविधि है, हाँ। उस पर काम किया था। हमने भी उन्होंने देखा बोला था। था कि मैंने इस पर काम किया था और वाइब्रेट किया। जनरली हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, जी। आधे मिनट की बात है। यस, जनरली हम क्या करते हैं, जी। आई बंद करते हैं अपनी आंखें, डीप ब्रेथ करते हैं और वाइब्रेशन करते हैं पूरे ब्रेन पे। स्टार्ट। अब जनरली बहुत सारे लोग इस वाइब्रेशन को तुरंत इसके डिटैच हो जाते हैं, जबकि एक वाइब्रेशन साउंड हमारे पूरी बॉडी में घूमता है, पूरे चारों तरफ घूमता है, ओवरऑल घूमता है। लेकिन उस वाइब्रेशन को आप फील करें अंदर, जितना आप फील करते जाएंगे अपनी उस नाड़ियों के माध्यम से आपको खुद फील होता जाएगा। और ये स्टडी में उन्होंने पाया कि हमारे बॉडी में बीटा अल्फा सेल होती हैं, तो हम बहुत ही फोकस्ड हो गए और काम हो गए, यानी शांत हो गए और बहुत ही फोकस केंद्रित हो गए। इससे हमारा जो काम करने की स्थिति है योग कर्मसु कौशलम की होती है। आपका कहने का अर्थ है कि आप जो भी योग में कर रहे हैं उसको महसूस करना जरूरी है। हाँ। महसूस करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? जैसे कि सांसों के माध्यम से हम महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने सुना है, हम सांसों के माध्यम से किसी चीज़ को महसूस करते हैं, यानी कि सांसें ही तय करती है ना कि आप गुस्सा हो रहे हैं, रो रहे हैं या शांत हैं। क्या सांसों की स्पीड ही तय करती है? मतलब आपके कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी को गुस्सा आ रहा है तो हाँ, उसकी जो सांसें ब्रीथिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। हाँ, राइट राइट। और यदि हम काम है तो ब्रीदिंग सामान्य रहती है, सामान्य रहती है, धीमी रहती है। यदि हम हैप्पी हैं तो भी थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी। और यानी कि सब कुछ सांसों पे ही डिपेंड करता है। तो योग सांसों को मैनिपुलेट करता है या उसको व्यवस्थित करता है, क्या ये सही है? देखिए, योग में प्राणायाम भी होता है। हाँ। योग को हम यदि लें तो योग बहुत बृहद है, पर हमने योग को सिर्फ समझ लिया कि थोड़ा ऐसे पोस्चर बना लिया, फ्लेक्सिबिलिटी, ये योग नहीं है। योग में बेसिकली योग को अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो हमारा जो योग है आज का, ये सिर्फ आसन और पोस्चर पे फिक्स हो गया है। तो जैसे आप भी क्लासेस लेते हैं, आप भी सेंटर रन करते हैं, मैं भी क्लासेस लेने जाता हूँ, तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग आसन तो बहुत अच्छे से करते हैं, पर जब उनको प्राणायाम में बिठाया जाता है तो बोलते हैं कि सर थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मतलब लोग इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। तो और जैसे ही योग में भी बहुत सारी वैरायटी होगी, कोई पावर योग कराता है स्पीड में, कोई अपना उसको पिलाटे बना दिया है, उसको मॉडिफाई कर दिया, और किसी ने और बहुत सारे लोग योग इसलिए करते हैं कि मुझे सर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो मेरा वेट लॉस हो जाए, कुछ लोग ये चाहते हैं कि मेरा वेट गेन हो जाए। तो मतलब तो मैं आप दोनों से और हम आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि योग का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं मोटा हो जाऊँ या मैं पतला हो जाऊँ, और ये जो योग को इतना कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया लोगों ने अपने अपने हिसाब से, तो वास्तव में वास्तविक योग क्या है? और हम ऐसा हमारे योग साधकों को ऐसा क्या कराएं या ऐसा क्या सिखाएं कि योग में उनको मजा आए? मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो अभी सब बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, जो यंग जनरेशन वो जिम की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है ना, वहाँ पे जाते हैं, वेट्स उठाते हैं, गाना चलते हैं, उनको मज़ा आता है, जुम्बा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं। पर जो योग की बात आती है तो यहाँ पे जनरली
थोड़े बड़े एज के लोग करना पसंद करते हैं, तो सर हम योग को और ऐसा क्या करें कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो योग को अपने जीवन में अपनाएं, और हम उनमें और ऐसा क्या कर सकते हैं कि प्राणायाम में भी उन्हें इंटरेस्ट आए? जैसा कि मैं क्लासेस लेती हूँ और मेरे पास कई ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जो या तो जिम से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और पहली उनकी यही रहती है प्रायोरिटी कि मैम या तो वेट लॉस करना है, मुझे ये मैं आपसे पूछना वेट लॉस मुझे करना है, मैम मेडिटेशन मुझे करा दीजिए, मैं टेंशन में हूँ। तो इस तरह से चीज़ें हमें आती है, या मुझे ये बीमारी है इसलिए करना है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि मैम योग करना है ताकि मेरी लाइफ स्टाइल अच्छी रहे, ऐसे भी लोग आते हैं। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि पहले जो जनरेशन मेरे पास आई है योग करने, पहले मैं उनके स्थान पे जाके, उनकी मनोस्थिति में जाके उनके अनुसार योग को कराऊं। जी। पहले मैं उनके माइंडसेट की ओर पहुंचकर वैसे योग कराऊं। जब वो उस चीज़ को समझने लगे तो मैं उनको व्यवस्थित जो योग आता है उसके बारे में बताऊं। यानी कि पहले हमें उनके पास जाना होगा, मतलब उनके डिमांड के अनुसार, उनके हमें डिमांड के कराना है, अनुसार हमें ताकि उनको interest जाना आए। पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे कमल चाहिए तो मुझे कीचड़ में जाना पड़ेगा। हाँ। तो पहले मैं उनकी बुद्धि के अनुसार जो वो चाहता है वैसा मैं परोसूंगी। जी। धीरे धीरे मैं उसको इस प्रकार से कराती हूँ कि उनको इंटरेस्ट आए, ताकि उन्हीं के क्वेश्चन आए कि मैम यही योग है, तो मैं बताऊंगी नहीं, ये अभी हम अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, जी। आपको योग के प्रति खींच कर ला रहे हैं। और फिर मैं प्राणायाम के थ्रू उनको खुद से प्रेम करना सिखाती हूँ। हाँ। क्योंकि आप अभी तक ऊपरी शरीर से क्यों चाह रहे हैं आप मोटा पतला होना, क्यों चाह रहे हैं आपको बीमारी ना हो, इसलिए चाह रहे हैं ताकि जो सामने वाला व्यक्ति आपको देख रहा है उसको ये लगे कि मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन आपके सेटिस्फेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये सब करके भी आपने वेट लॉस कर लिया, ओके, आप सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है, पर क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आप टेंशन फ्री हैं? नहीं, तब भी लोग दुखी रहते हैं, तब भी तब भी लोग दुखी टेंशन में रहते हैं, तब भी लोग चिंता में रहते हैं। तो योग वहाँ काम करता है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, मैं खुश हूँ। जी। तो इंटरनल जो पीस है, इंटरनल जो खुशी है, सेटिस्फैक्शन है कि मैं जहाँ हूँ, मैंने जो काम किया, मैं उससे खुश हूँ, मेरे दिमाग में ज़्यादा विचार नहीं है, वहाँ पे हमें काम करना है। तो योगाचार्यों को भी, मुझे भी, आपको भी, हम सबको यही काम करना है कि लोग अपनी बेसिक स्थिति से निकलें और अंदर की खुशी जाने। तो कि खुशी तो अंदर है, सेटिस्फेक्शन तो अंदर है, बाहर के शरीर को संवारना है, नो डाउट, क्योंकि मंदिर अच्छा होगा तभी ईश्वर अच्छे होंगे। तो मंदिर को भी संवारना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मंदिर को भी संवारना है। विवेक जी, आप बताइए। मैं तो बहुत जनरली बात करता हूँ, जी। बहुत आज की जो हमारी पीढ़ी है, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो इतने इस विषय पे हम लोग चर्चा भी कर पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है कि अपने आप को साध लेना, उसके बाद समाधि बताई गई है। हाँ। तो इस सफर के दौरान अगर हम आगे का अगर डिब्बा देखें तो इंजन होता है, जी। और पीछे का जो डिब्बा होता है उसमें झंडा होता है ट्रेन में, लेकिन बीच में रसोई खाना भी होता है, एसी भी होता है, स्लीपर्स भी होते हैं। तो हम शायद अभी जनरल बोगी से स्लीपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पहुंचना हमें कहाँ पे? वातानुकूलित, और वातानुकूलित से ए नंबर से भी फर्स्ट क्लास। उस फर्स्ट क्लास का नाम है समाधि और योग, ध्यान। क्या बात। चूँकि हम इस लाइफ में इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने मेरे पैसों का विरोध करने लगे, नहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं तो आप, वो तो जरूरी है। जरूरी है। संसाधन है, चौंच है तो दाना तो हम लेंगे, बिल्कुल। ठीक है, ये डेफिनेटली एक रूल है। तो मैं कह रहा था हम अभी आधे सफर पे हैं, और इस दुनिया में जनता इतनी ज़्यादा अभी अवेयर नहीं है, हो रही है धीरे धीरे। ये जो वर्ल्ड है, जी। दिस इज द एज ऑफ अवेयरिंग पीपल। और हम जैसे आप जैसे लोग बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अवेयरनेस भी आती है। तो हम उस सफ़र पे हैं जहाँ हम ये सोचेंगे इतने मजबूर हैं कि हम अपने शरीर को ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे अटक गए हैं। बिल्कुल सही। जैसे पतंगों को उड़ना है बहुत ऊपर, लेकिन डालियों में फंस गई है। फंस गई। इस वजह से जो धागा है वो कहीं अटका हुआ है, so our body is trapped actually। बिल्कुल। जी। और उसी में हम अपने अकड़िया कैपेसिटी को और सुंदर दिखना चाहिए क्या?
चाहिए, मतलब एक कैसे, तो हर व्यक्ति अपने आप को सुंदरता के परिप्रेक्ष्य में तो आदमी ला सकता है। जैसे मैंने बताया आपको, शारीरिक रूप से हम बहुत स्वस्थ हैं, बट जैसे हम शरीर को लेकर, क्या आपका ब्रेन भी बहुत अच्छा है, क्या आपके थॉट्स भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं, क्या आपके आस्था वाला कॉर्नर हमारा जिस कारण शरीर, क्या वो भी बहुत प्योर है। जब हम वहाँ से ऊपर उठाएंगे तब जाके हम अपने आप को फोकस कर पाएंगे। आसन क्यों बताई जाती है? हम जनरली स्वस्थ होने के लिए करते हैं, क्यों? स्टेमिना हमारा अच्छा हो जाए, हम एक जगह पर बैठ पाएँ। बैठने के लिए हम अपनी नाड़ियों को साफ करते हैं, नाड़ी हमारी अच्छी हो जाएगी तो हम बॉडी पे ध्यान दे पाएंगे, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो पाएगी, और डेफिनेटली मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी हो, हम एक जगह बैठ पाएंगे। बैठ इसलिए पाएंगे, शांत मन की जरूरत है। शांत मन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम एकाग्रता की खोज में जा रहे हैं, और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी, हमारे पास बहुत सारे विषय ऐसे आएंगे जहाँ हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। उसी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम समाधि में जाते हैं, और समाधि का मतलब ये है कि जब हम, एक शायरी अंदाज में कहना चाहूँगा कि जब मैं और मैं ना रहूँ, मैं का मैं ना रहूँ, तो वहाँ सोच लीजिए अपने योग की स्थिति को आपने टच किया है। मतलब आपके कहने का मतलब कि योग की शुरुआत होती है आपके शरीर को पहले आपको स्वस्थ बनाना, फिट करना, फिर आपके मन को, फिर आपके कारण शरीर को। तो जब आप इस तरीके से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे तब जाके आप ध्यान का अभ्यास कर पाएंगे। एक रेडियो हमारे पास है, आप धीरे धीरे समाधि में, एक रेडियो हमारे पास है, जी। हम चाहते हैं उसका साउंड बहुत सूदिंग हो, वो कान को बहुत कर्ण प्रिय लगे, पर उसमें सरसराहट की आवाज आ रही है, कुछ खिचखिचाहट की आवाज आ रही है, तो जो हमारी जो रोग की स्थिति है, वही खिचखिचाहट वाली स्थिति है। मैं कहूँगा आप ठीक ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा बैठ जाइए, पर आपकी पर शरीर आपकी बीमारी आपको खिचखिच खींच ज्यादा रही है है, कि हम लेफ्ट राइट हो रहे हैं, बैठा नहीं जा रहा। वी आर नॉट ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल, हम खुद ही कंफर्टेबल नहीं है, तो हम ध्यान की स्थिति को क्या कैसे कर पाएंगे? क्योंकि धारणा पे भी तो आना है, तब तो आप ध्यान कर पाएंगे। तो धारण करने की क्षमता हम बढ़ाते हैं प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, हठ प्रयोग के माध्यम। जब आपकी लयबद्धता आती है तो हम लय योग भी कर पाते हैं। आपको स्वर की बात करेंगे, हमारी श्वास, छींक आ गई तो हमारे श्वास में व्यवधान हो गया, डकार आ गई तो हमारी श्वास में व्यवधान आ गया। लेकिन सांस जब बराबर स्थिति में आ जाए तो उसे लय का नाम देते हैं। जब आपकी लयबद्धता अच्छी हो जाए तो कहीं ना कहीं हम धारण वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। यहाँ से मैं एक विषय पर आती हूँ, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो जो चीज़ें हम बोल पा रहे हैं, योग यदि हमें आने लगता है और हम योग में उतरने लगते हैं तो क्या मेरी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे ऑटोमेटिकली। शायद यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो कमी हमें दूसरों में दिख रही है, जो चीज़ें हम दूसरों को समझाना चाह रहे हैं, यदि वह हम लोगों पर काम ना करते हुए योग के माध्यम से हम स्वयं पर काम करें तो मेरी शिकायतें लोगों से कम हो जाएगी। जहाँ एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जहाँ ये प्रश्न आता है, सभी दर्शकों को मैं भी अवेयर करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ जहाँ ये बात आ जाती है, अच्छा ही क्यों लगना जरूरी है? अगर हमें आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आपको आगे जाने के जो सफर में आपको रोक रही है, अच्छा क्यों लग रहा है? मतलब जो अच्छा लग गया आप वहीं पे अटक जाओगे, आपका आगे का सफर रुक जाएगा। मोह वाला पार्ट आपका बीच में आ गया ना, क्यों आप अपनी आंखों को इतना क्यों नहीं विमुख कर पाएंगे कि वो अच्छा लगना भी आपको सामान्य लगने लगे? तो ये कंपटीशन भी हमारा दूर हो जाएगा और हम आगे अच्छे से। सर के कहने का मतलब ये कि समत्वम योग उच्चते, मतलब ना आप अच्छा देखो ना आप बुरा रहो, हर एक परिस्थिति में आपको संभावना, तब तो हम आगे जा पाएंगे। यहाँ पर महर्षि पतंजलि का श्लोक योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि वृत्तियों का निरोध करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो आप बताएंगे थोड़ा सा इस पर? तो पहला श्लोक यही तो बोलता है कि अथ योगा अनुशासन। तो जब तक अब अनुशासन, एक तो बाहरी अनुशासन प्रशासन, कि हम अपने बाहर के सराउंडिंग में, इसकी लिमिटेशंस में हम अपने आप को कैसे बांधें। एक होता है आत्मानुशासन। अनुशासन तो फिर भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है जैसे हिटलर शाही वाला, कि उनका कोई अनुशासन जमा के नहीं है, यू शुड स्ट्रेट, यू शुड बी स्ट्रेट, यू शुड बी स्ट्रेट। लेकिन जब अंदर आप स्व में झांकते हैं, अपने आप को झांकते हैं, तो एक आत्मा अनुशासन नाम की चीज डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं पतंजलि जी का कहने का मतलब यही है कि आत्म अनुशासन को आप लाएंगे तो डेफिनेटली अपने आप को आप उस अनुशासन बांध लेंगे, यहाँ से आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की ओर आपका जागरण और ये सफर पूरा हो जाएगा। सर जैसे आपने पतंजलि जी का नाम लिया तो मैं ये जानना चाहूँगा कि योग का वर्णन तो गीता में भी भगवान ने किया है, ठीक है, और जो पतंजलि ने जो योग दिया है, तो इन दोनों में थोड़ा सा आप अंतर बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए
गीता ये देखिए, ये तो मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमारे दर्शकों को नहीं पता है। तो उन्हें बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है कि गीता वाला योग और पतंजलि ने जो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग दिया है, तो दोनों में अंतर क्या है, और थोड़ा सा ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि योग की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले इस संसार में या विश्व में योग आया कैसे। तो हमारे योग साधकों को थोड़ा अच्छा लगेगा। जरूरत ही क्यों पड़ गई? हाँ, वही मैंने कहा कि योग की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्यों भाई योग करना है? हाँ, आवश्यकता है। जनरली जब हम 5 चीजें दूर से पटक दें तो अपने आप बिखर जाएंगे। हाँ, तो जब हमारे जनरली हम बोलते हैं कि हमारे जो शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, तो जहाँ हमारे पंच तत्व भी कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट हैं। पंच तत्व कहीं ना कहीं हमारे जो हमारी पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां से जुड़ी हुई है। उसका राजा कौन है? मन, इंद्रियों का राजा मन। तो कहीं ना कहीं जो मन वाली स्थिति हो बहुत गतिशील होता है, हाँ, चंचल होता चंचल है। होता है। तो मन की चंचलता, क्योंकि जब हम मन में अटके होते हैं तो हमें ये टिक्की बहुत अच्छी लग रही है, ये फोटो बहुत अच्छी लग रही है, ये मूवी बहुत अच्छी लग ये रही है, मूवी बहुत अच्छी लग रही है, तो अच्छा और बुरा लगना हमारे मन तक ही सीमित होता है। और मन इतना ट्रेंड कर देता है हमारी इंद्रियों को कि वाह, नाइस टच, नाइस लुक, नाइस साउंड, हाउ स्वीट, कोई भी जो रूप होता है, प्रकाश होता है, तो ये मन इतना ट्रेंड कर देता है कि हाँ, यहाँ तक तो कोई बड़े ऑफिसर तक कोई बात ही ना पे वहीं डील कर ले। तो जब, क्योंकि आत्मा तो बेचारी निर्दोष है, उस पर तो किसी ये प्रकार का, यदि हम मन में ही अटके रह गए, हम आत्मा तक नहीं पहुंचे, तो हमारा मन हमें सिर्फ विषयों की तरफ ले जाएगा, हमें नीचे गिराएगा। मैं उस प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि हम योग करने की जरूरत, हाँ, तो जो हमें पहले इंद्रियों को, जैसे पानी होता है, इंद्रियों को पानी की तरह बनाना पड़ेगा। आप लाइट डालें तो लाइट का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगा। हम बाल्टी में, तो बाल्टी को स्वरूप पानी रख लेता है, आप बहा दें तो बह जाएगा। तो मन भी वैसे ही होना चाहिए कि जिस तरीके से इंद्रियां एकदम से अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो मन बिल्कुल पानी जैसा होना चाहिए, ताकि उसकी जो ट्रांसपेरेंस पावर है वो आत्मा तक प्रॉपर पहुंच जाए। क्योंकि आत्मा की लाइट मन से क्रॉस हो ही नहीं पाती है। मन इतना चंचल होता है कि रोक लेता है। हाँ, मतलब उसको इंद्रियों तक पहुंचने नहीं दे रहा। हाँ, तो बोलते हैं ना कि ज्ञान की जो उत्पत्ति आत्मा से अट्रैक्ट होती है, लेकिन मन है ना, बुद्धि और ज्ञान के बीच में बहुत बड़ा बैरियर बनाता है। वो डीप तो नहीं हो गया हमारे ज्ञान? हाँ, मन, मैं ऊपरी बताती हूँ, मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे ख्याल से जो मन है, मन ऊपरी काम कर रहा है। यानी कि मन हमारे शरीर का दोहन कर रहा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। जैसे कि मेरे मन ने कहा मैं उठ के जाऊँ समोसे खा लूँ, मैं उठ के जाऊँ ये करूँ, तो मन जो कह रहा है ना, वो शरीर को संवारने वाले काम कर ही नहीं रहा है। हाँ, आपका मन ही आपको बीमारी की तरफ ले जा रहा है। आपका मन मोह माया में ले जा रहा है। मुझे पता है, मुझे प्राणायाम करना जरूरी है, मुझे सांस लेना जरूरी है, मुझे सांसों का चौकीदार बनना जरूरी है, जो मेरे शरीर को स्वस्थ करेगा। लेकिन मेरा मन एक भी ऐसा काम नहीं करने देता है जो मेरे शरीर को अच्छा बनाए, यानी कि मेरे शरीर रूपी मंदिर को संवारे। इसीलिए तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब यदि आपका मन चंगा है, मन अच्छा है, तो सारा संसार आपकी मुट्ठी में। यानी कि काम हमें मन पे करना है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मन को बांधे और मन को संतुलित कर रखे। तो यहाँ निकल के आता है योग। तो यहाँ मैं वही आगे का मैं एक पार्ट ऐड करना चाह रहा हूँ कि जहाँ हमारा मन होता है, तो मन और संसार को लगभग एक जैसे उसमें बांध देते हैं, जबकि आत्मा को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मा तो वैसा ब्रह्मांड का है और हम संसार को केवल पृथ्वी मान लेते हैं। जबकि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, और परमात्मा का जो विषय है वो ब्रह्मांड वाला है। तो आत्मा यहाँ ब्रह्मांड वाली बात होती है, आत्मा वहां से रिडायरेक्ट होती है, और मन हमें संसार रूपी चीजों में। तो चूंकि अभी जो सामने साधक हैं और जो हम हैं, हम 2-3 चीजें जनरली जानते हैं, मन, शरीर और बुद्धि। यदि हम योग करेंगे तो हमारी बुद्धि सही होगी, और बुद्धि सही होगी तो कहीं ना कहीं वो मन को भी कंट्रोल करेगी, हमारा ज्ञान बहुत सामंजस्य बनाए रखेगी, और ज्ञान में भी हमें निर्णय सही ढंग से ले पाएंगे, विवेक का उदय हो जाएगा, उदय होगा। और जहाँ पे हम सही और गलत को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमें इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, उत्सुकता आएगी इसके प्रति।
क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं दर्शकों को बहुत ज्यादा डीप ये चर्चाएं लग रही हूँ? हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं। नहीं आज सर, आजकल की यंग जनरेशन है ना, वो अध्यात्म के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो रही है। मतलब हाँ, एक जनरेशन वो है जो बहुत नीचे की तरफ भी जा रही जी। है, पर कुछ ऐसे हैं जो अध्यात्म में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे अभी थोड़े समय पहले महाकुंभ गया है, जी। तो आपने देखा होगा कि यंग जनरेशन कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो कहीं ना कहीं कुंभ में भी हर व्यक्ति शांति को पाने के लिए या फिर हाँ, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए गया आत्मसंतुष्टि के लिए था। गया और था। मैंने देखा कि कई यंग जनरेशन वहाँ पे अकेली ही गई थी, बिल्कुल। जो बाहर बहुत लोकार्पण रहते हैं वो लोग वहाँ पे शांति ढूंढने गए थे। बिल्कुल। तो शांति यदि ढूंढनी है तो फिर हम वहीं पर लौट कर आएंगे कि यदि आप योग करेंगे आसन, जिसमें आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है, यदि हम वो करेंगे तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ हम आ सकते हैं। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन का सबसे बड़ा रूल ये है कि दूसरों से पहले स्वयं से प्यार करना सीखें। और यदि स्वयं से प्रेम करेंगे तो आप उसके लिए कार्य करेंगे। और उसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि आप मिरर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। यानी कि जो चीज़ दिखेगी हम उस पर कार्य करना शुरू कर सकेंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि मन हमेशा हमें नीचे की तरफ ले जाता है, और मन का स्वभाव होता है वो बुरी आदतों की तरफ स्वतः अट्रैक्ट होता है। जी। तो इसलिए भी कहा जाता है कि अच्छी आदत लगानी पड़ती है, बुरी आदत लग जाती है। लग जाती तो है। योग में आपको पहले फोर्सफुली आना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल हठ योग। हाँ, हठ हठ योग, इसलिए पहले हठ हठ योग। योग करेंगे। हठ करना पड़ेगा, मुझे आसन करना, मुझे प्राणायाम करना करना है। है। तब फिर धीरे धीरे आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, इंटरेस्ट ये आएगा। तो वही बात हो गई कि चलिए एक जनरली चर्चा कर लेते हैं कि ये बताइए, जनरली हम कहीं जाते हैं तो लोगों के चेहरे से एक बनावटी वाली स्माइल क्यों आती है, मुस्कान क्यों गायब हो गई है? ये हाँ मेरे सर, अंदर- ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है जनरली ये कि आजकल क्या हो रहा है, कैमरे का जमाना आ गया है, रील्स का हाँ। जमाना है, शॉर्ट्स का जमाना है। जी। तो आप जिन भी लोगों को देखेंगे तो बाहर से शरीर से वो बहुत सुंदर दिखाई देंगे, फिट दिखाई देंगे, और पर जब वो हंसते हैं या उनकी आंखें आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अंदर से खाली पानी, खोखला पानी। मैं ऋषिकेश से आ रहा था एक बार, तो मैं जैसे ही बस पे चढ़ा और एक व्यक्ति थे, ऑफिसर ने मुझे ये बोला हाँ। कि आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी अच्छी स्माइल है, कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा। बाकी सब लोगों के चेहरे पे मैंने देखा कि मुस्कान ही गायब हो गई। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये जो बड़ा सवाल है आज के ज़माने में, क्योंकि स्ट्रेस बड़ा राजा बना हुआ है, बीमारियों का किंग है, तो कहीं ना कहीं आप भी सॉल्यूशन बताइए, आपके चेहरे से मुस्कान का गायब होना ये प्रश्न सभी दर्शकों के लिए है सर का। कैसे? लेकिन आप मुस्कान तो नकली भी सब करते ही है ना। हम उस मुस्कान की बात कर रहे हैं जो सर नेचुरल है, असली मुस्कान की बात है। नेचुरल क्या आपके चेहरे से भी मुस्कान गायब है, या मान लीजिए हम पूछना चाहेंगे दर्शकों पे छोड़ देते हैं, अच्छा ठीक है। और हम अगले स्ट्रेस और ये जनरली जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी क्या सॉल्यूशन हो फिर सकते करते रहेंगे। हैं, हम ऐसा करते रहेंगे ताकि जुड़े हुए कुछ जानकारी हो सकता है, बहुत डीप भी लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वैसी लगी हो, तो आपको जो चीज़ अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर लोगों के लिए अवेयर कीजिएगा। Finally नेक्स्ट question- टॉपिक किस बात पे हो, अभी कोई डीप डिजायर हो इस तरह के, तो थोड़ा सा जरूर हमें बताइएगा ताकि हम आपको नए नए सॉल्यूशन लाएं और जी। वार्ता में तो रखें। क्वेश्चन अभी यही है कि सभी के चेहरे से जो नेचुरल प्राकृतिक जो मुस्कान है वो गायब हो चुकी है, और क्यों गायब हो चुकी है और इसे कैसे रिक्रिएट किया जा सकता है, कहाँ हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है, ये आपको बताना है। तो मैं योग प्रभा से प्रार्थना दुबे आपसे फिर मिलूंगी हमारे योग प्रशिक्षकों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।